हाँ नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गैलेक्सी स्टूडियो IQ में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट लेकर आए हैं आपके बीच। जैसा कि आपको पता होगा, सबका एग्ज़ाम लगभग नज़दीक आ रहा है। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होते जा रहा है ना, तो बहुत ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होगा इसमें कि देखिए, अगर 70 BPSC की तैयारी करते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंस है। अगर BPSC की तैयारी करते हैं आप, तो लगभग कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं बिहार का, तो लगभग आपका सोल्व हो जाएगा इससे भी, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और आज जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और ये NCERT पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, बिहार पुलिस का दे रहे हैं, उसको भी रिवीजन कर लीजिए। बिहार SSC कर्मचारी चयन आयोग उसमें कामयाब है और SI है, तो इसमें भी कामयाब है। या अदर एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है कि नहीं। तो आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और आइए, एकदम लाजवाब सवाल है, आप लोग देने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्या करेंगे, लाइक भी करें, है ना। और लोग डन करते रहेंगे। और ये सब सवाल है NCERT पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके बीच मिलेगा। तो आइए, आपका समय ज़्यादा नहीं कमाते हुए और आपके बीच देखिए क्वेश्चन लाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर आप देंगे क्या है। देखिए, सिंधु सभ्यता में किस काल की सभ्यता पर थी, ठीक है। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, उत्तर ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। फटाफट इसका आंसर देंगे आप लोग, क्या होगा बताइए। इसका आंसर आपको पता होगा, डी होगा, आदि ऐतिहासिक काल। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहा जाता है सबसे पुरानी सभ्यता है ना। और ये हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्थल मिले हैं खुदाई के दौरान, जैसे मोहनजोदड़ो, आपके बारे में आप जानते होंगे। बिहार पुलिस के एग्जाम में देखिए कल पूछा गया है 11 तारीख में, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हुआ, मुर्दों का टीला, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, तो आपको पता होगा विशाल स्नानागार। उसी तरह हड़प्पा के बारे में अगर कहा जाए तो दयाराम साहनी इसका खोज किया था, है ना, 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। और ये मतलब कहा जाए हड़प्पा नदी, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता के है ये, है ना। और यहाँ पे हड़प्पा में क्या विशाल ये स्नानागार प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी तरह से आपको मतलब खुदाई के दौरान बहुत चीज़ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है। तो अगर कहा जाए इतिहास की अगर गणना करते हैं दोस्तों, तो पता होगा इतिहास को हम, प्राचीन इतिहास को अगर कहा जाए तो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी, है ना। सिंधु घाटी जो सभ्यता है आदि ऐतिहासिक है, या इसको आधि ऐतिहासिक कह सकते हैं, यानी ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ठीक है ना। इसी तरह से आपको मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। कहता है यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व, यह सभ्यता क्या है 2500 ईसा वर्ष, है ना, दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई है ये, है ना। ये कहाँ है, दक्षिण एशिया में सिंधु घाटी सभ्यता। वर्तमान में अगर कहा जाए पाकिस्तान और पश्चिम भारत क्षेत्र में जा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के कर्मिक पतन का प्रारंभ 1800 ईसा पूर्व में हुआ। कर्मिक प्रारंभ कब हुआ, 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, ठीक है। 1700 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के कई शहर क्या हुआ दोस्तों, समाप्त हो गया, है ना। तो इस अगर कहा जाए आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कर्म क्या था, उसका टाइम क्या था, टाइम पीरियड, तो 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750, ये इस तरह मिलेगा। 1700 ईसा पूर्व में इसकी सभ्यता माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और अगला क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है आपके बीच, देखिए फटाफट जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है आपके बीच, देखिए, ठीक है। क्या है, तो 800 से 600 ईसा पूर्व, है ना, जो पूर्व का काल है किस युग से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण युग है, सूत्र युग है, रामायण युग है या महाभारत युग है। बताइए कौन सा काल से ये जुड़ा हुआ काल है। आप इसका आंसर जरूर देंगे, बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपका वेट हम कर रहे हैं, फटाफट इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा इसको ब्राह्मण युग कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, ब्राह्मण काल कहा गया, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखिए, ठीक है। यहाँ पे है 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है उसे ब्राह्मण काल कहा गया, ये जुड़ा हुआ है।
वैदिक काल के अंतर्गत ये उत्तर वैदिक युग होता है। वैदिक काल के अंदर क्या है दोस्तों, उत्तर वैदिक, यानी 1500 से ये प्रारंभ होता है और 1000 ईसा पूर्व होता है, ऋग्वेदिक काल उसे कहा गया। और उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक काल अगर कहा जाए तो ये 1000 से 600 ईसा पूर्व कहा जाए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। इसी तरह ब्राह्मण युग कहा गया। अगर कहा जाए युग 3 प्रकार के हैं। वेद कितना है दोस्तों, युग में वेद 3 वेद है, आपको पता है। युग में सबसे पहले देखिए साम वेद, ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, ऋग्वेद भी है। तो टोटल अगर कहा जाए तो वेद 4 है। यहाँ पे देखिए कहा गया अथर्ववेद के साथ साथ चारों वेदों के ब्राह्मणों एवं उपनिषद की रचना की गई है। जबकि 600 से 300 ईसा पूर्व की जो काल है सूत्र का काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है टोटल वेद अगर कहा जाए कितना है दोस्तों, तो 4 वेद है ना। ये एंशियन हिस्ट्री में मिलेगा आपको देखने को क्वेश्चन। तो वेद टोटल कितना है, 4। तो ऋग्वेदिक काल में अगर कहा जाए तो ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल है, 10 मंडल है। इसी में अगर कहा जाए तो 9वें मंडल में, है ना, 9वें मंडल में क्या है, ये सोम देवता का उल्लेख किया गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे प्राचीन वेद अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद बताइए, तो ऋग्वेद, है ना। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कहा जाए साम वेद, तो साम वेद से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान देंगे। साम वेद को क्या कहा गया, गद, ये संगीत का वेद कहा गया। क्या कहा गया, संगीत का वेद किसे कहा गया, साम वेद, ठीक है ना, ध्यान देंगे। यजुर्वेद है, उसी तरह अथर्ववेद है। सबसे अंतिम वेद कौन है, अथर्ववेद है। अथर्वा ऋषि के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। और इसी में क्या है, अथर्ववेद जो है सबसे अंतिम का वेद है। और इसमें क्या है, जादू टोना, क्वेश्चन पूछा जाता है, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया, तो ये अथर्ववेद का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस हम ध्यान देंगे, सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद, ठीक है। बहुत सारा चीज़ इसमें बताया गया, तो इसको जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। तो आइए हम प्रश्न की अगला शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके बीच है, ठीक है। देखिए कहता है किस काल में, है ना, किस काल में, है ना, अछूत की अवधारणा स्पष्ट से, मतलब स्पष्ट रूप से उद्धृत की गई। किस काल में बताइए, ऋग्वेदिक काल में, है ना। ऑप्शन ए है, क्या है देखिए, ऋग्वेदिक काल है, उत्तर गुप्त काल है, उत्तर वैदिक काल है, धर्मशास्त्र काल है। बताइए इसका आंसर क्या हो। किस काल में अछूत का मतलब बना, अछूत है ना, पता होगा जाति पाति ऊंच नीच, है ना, ये सब भावना ज़्यादा फैला था। बताइए क्या होगा इसका आंसर, धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल अगर कहा जाए, उत्तर वैदिक का काल अभी जस्ट बताए हैं, कितना है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, है ना। ये जो है लेटर वैदिक काल कहा गया इसे। इस काल में क्या हुआ दोस्तों, पता होगा, ऊंच नीच छुआछूत की भावना ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। यही वेद में, यही काल में अगर कहा जाए कि 4 वर्ण का उदय हुआ, आपको पता होगा क्या क्या से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य का बंटवारा कर दिया, वर्ण विक्षेप यहीं पे होने लगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, उत्तर वैदिक काल ये हो गया। ऋग्वेदिक काल का आपको पता है 1500 से, है ना, 1000 जो ईसा पूर्व है, इस काल को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऋग्वेदिक काल कहा जाता है, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल में ही आपको पता होगा 3 वेद की रचना हुआ, ठीक है ना। कौन कौन सा वेद बताएंगे, तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके बारे में भी हमने व्याख्या की है, ठीक है। तो विशेष विश्लेषण हम देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा गया, एक बार ध्यान देंगे आप लोग भी, क्या दिया है बताइए। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो है अछूत का अवधारणा इसी में बने, अछूत लोग, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कर्म आधारित नहीं, जन्म आधारित के नाम पर ये हो गया। वर्ण व्यवस्था में कठोरता, ठीक है, लगी। अस्थायी जीवन शैली अपनाई जाने के बाद आर्यों का विभाजन यहाँ पे 4 वर्ण, अभी जस्ट बताया 4 वर्ण, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसको राजा का वेश और शूद्र हो गया, यही वेद में देखिए दोस्तों, है ना। यहाँ पे कहा गया यज्ञ का अनुष्ठान अधिक बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुआ। मतलब इस वेद में क्या है, यज्ञ अनुष्ठान हवन ये सब होने लगा, तो ब्राह्मणों को शक्ति में वृद्धि हो गया। ब्राह्मण लोग क्या करने लगा, पूजा पाठ से अधिक जोर करने लगा, है ना, और लोगों को बताने लगा। यहाँ पे देखें, जिससे वैश्य एवं शूद्र जाति को कठोर कर्तव्यों का पालन करना पड़ा। यहाँ पे ये वैश्य और जो शूद्र है, इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा कर्तव्यों का पालन करना पड़ रहा है। यही जाति विभाजन यहीं से दोस्तों आरंभ हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ जरूर ध्यान देंगे कि अछूत ये सवाल पूछा गया है, और क्वेश्चन में एग्जाम, ये कोई भी एग्जाम में लगभग जो है ना इस तरह से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दे देता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके बीच, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट इसका आंसर आप देंगे। आप लोग कमेंट जरूर करें इसका आंसर, ठीक है। गायत्री मंत्र किस
पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में मिलेगा, भागवत गीता में मिलेगा, यजुर्वेद में या ऋग्वेद में? बताएंगे फटाफट इसका आंसर क्या होगा, है ना? क्या होगा बताइए इसका आंसर? गायत्री मंत्र। ठीक है, तो आपको पता होगा गायत्री मंत्र के लेखक कौन है, बताओ। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? विश्वामित्र है। कौन है दोस्तों? विश्वामित्र, है ना। और ये वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद से लिया गया, है ना। और ऋग्वेदिक काल आपको पता है 1500 से, है ना। और ये 1000 ईसा पूर्व चला, और 1000 से अभी, है ना, 1000 से यहाँ 600 ईसा पूर्व चला है। ये क्या बोलता है? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जरूर समझ में आया होगा। तो ये कहाँ से लिया गया आपको पता है? तो ऋग्वेदिक काल से। ठीक है ना, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहा गया, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, क्या है देखिए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है, सही बात है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, देखेंगे। ऋग्वेद के क्या है? तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है, गायत्री प्रसिद्ध किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा। जहाँ पूछा गया सवाल पूछता है एग्जाम में कि ऋग्वेद के कौन सा मंडल में, है ना, सूर्य देवता या सावित्री देवता का मैंने समर्पित किया गया? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या पूछा गया? तो सोम देवता का प्रयोग किया गया, ध्यान देंगे। ठीक है, टोटल कितना है ऋग्वेद में मंडल? 10 मंडल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूक्ति की संख्या अगर पूछा जाए कितना सूक्ति है इसमें, तो 1028 सूक्ति है। ठीक है, उसी तरह से अगर कहा जाए सबसे अंत में जो मतलब कहा जाए ये मंडल है, उसको 10वां मंडल जोड़ा गया। यहाँ पे देखिए लिखा गया सबसे प्राचीन वेद है, कौन सा वेद? तो ऋग्वेद। ठीक है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। कितना सूक्त है? 1028। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, अगला देखिए, ऋग्वेद का ये पहला एवं 10वां, है ना, ऋग्वेद का पहला एवं, ठीक है, 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। 10वां मंडल क्या है? सबसे अंत में। अगर कहा जाए यूनेस्को मेमोरीज, है ना, वर्ल्ड मैंने थी में जो शामिल किया गया यूनेस्को सूची में, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी में, है ना, शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इसमें देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला देखिए आपके बीच स्क्रीन पर है क्वेश्चन, क्या है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। उपाली है, आनंद है ना, रघुलाभ भद्र है, और मखली गोसाल पुत्र है। बोलिए इसका आंसर, आप लोग भी जानते होंगे, ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, है ना, और आपके एग्जाम में भी लगभग आने वाला सवाल। तो आपको पता होगा मखली गोसाल, ये इसका संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। उपाली और आनंद कहा जाए तो बौद्ध धर्म के पता है, संस्थापक आपको पता है महात्मा बुद्ध है, और उनका शिष्य हुए थे उपाली और कौन? आनंद, है ना, ध्यान देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं। और देखिए आपके बीच जो है यहाँ पे स्क्रीन पर आया है, क्या लिखा है देखिए, आजीवक, क्या है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल, जैन धर्म के। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हम थोड़ा सा बोल दिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, जैन धर्म से संबंधित है ये। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, है ना, बौद्ध धर्म नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर। ठीक है, इसी का शिष्य है मखली गोसाल। ठीक है, मखली पुत्र गोसाल। ठीक है, किसका शिष्य है? जैन धर्म के। और शिष्य जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर अगर कहा जाए 24 में, तो महावीर। और प्रथम तीर्थंकर कौन है जो जैन धर्म के? तो आपको पता होगा प्रथम तीर्थंकर कौन है, फटाफट बताएंगे, ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर का बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है दोस्तों? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ है ये, ध्यान देंगे, पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थंकर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन में है ना, क्या है? महावीर स्वामी को छोड़कर ये क्या किया? नवीन संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। ये छोड़ के क्या किया बाद में? आजीवक संप्रदाय। और यहाँ पे अगर देखते हम, तो इस संप्रदाय का उल्लेख तत्कालीन धर्म ग्रंथ है अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त मध्यकाल के स्रोतों तक मिलता है। गोसाल ने नियतिवाद एवं भाग्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, क्या क्या प्रतिपादन किया? नियतिवाद एवं भाग्यवाद। ठीक है, इनका मानना है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य से निर्मित है तथा व्यक्ति के कार्यों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो इतना आपको जानना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन यही है, तो यहाँ पे आपको ये जैन धर्म से रिलेटेड है, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, ध्यान नहीं रहा। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है? बोगाज कोई क्या है? बोगाज है ना, बोगाज
बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि किसके लिए क्यों महत्व है बोगाज कोई। पहला, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, या मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, या वेद के मूल ग्रंथ की रचना हुई है, अप्रैल में कोई नहीं। टेंशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बोगाज क्या है? यहाँ पे क्या है दोस्तों, अभिलेख जब प्राप्त हुआ यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का वर्णन मिलता है, उत्तर वैदिक का वर्णन मिलता है, जिसमें देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलेगा? देवी देवताओं का वर्णन मिलेगा। कहाँ मिलेगा बताइए फटाफट? तो बोगाज में, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ बताइए फटाफट, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखल है ना, क्या लिखा हुआ देखिए, बोगाज को एक महत्व इसलिए है कि यहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। देवी देवताओं का भी वर्णन मिलता है। इन देवी देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत शामिल है। कौन कौन है? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत शामिल है। और इसका अगर काल कहा जाए तो 1400 ईसा पूर्व। कितना है? 1400। क्या है ये? बोगाज समझ में आ गया होगा कि अभिलेख है और यहाँ पे देवी देवताओं का मने प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपके भी देखिए क्वेश्चन रहा, क्या लिखा हुआ है देखेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। क्या है बताइए? संगम युग में, है ना, उरयूर, उरईरूर, है ना, उरईयूर किस लिए विख्यात है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सवाल, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर जो भी व्यक्ति अगर स्टूडेंट एस्पिरेंट है, अगर इसको याद करके जाते हैं तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस होगा कि संगम युग में उरयूर जो है किस लिए विख्यात है। पहला ऑप्शन है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, है ना, या कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। बताएंगे इसका आंसर फटाफट, आप लोगों को पता होगा ये आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये कपास के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? कपास के लिए उरयूर, है ना। इसके बारे में अगर कहा जाए तो इसके बारे में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए, देखा अगर दिख रहा है तो यहाँ पे ये संगम काल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कहता है कि संगम युग में उरयूर जो है कपास का एक महत्वपूर्ण है। किसका है दोस्तों? कपास के लिए, ठीक है। यहाँ पे कहता है संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में, कहाँ पे? ये साउथ इंडिया यहाँ पे, है ना। दक्षिण भारत में क्या है? भारत के 3 राजवंश है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण भारत के 3 राजवंश का नाम बताएं, तो आपको पता होगा चेर, चोल और पांडे। याद रहेगा, चेर, चोल और पांडे था, ये शासन था इसका, ठीक है। इन राज्यों में क्या हुआ विशेष, है ना, इन राज्यों में, है ना, इन राज्यों के विषय में जानकारी अगर कहा जाए तो संगम साहित्य से प्राप्त होगा। कहाँ से प्राप्त होगा? संगम साहित्य से। पूछा जाता है सवाल कि संगम साहित्य से दक्षिण भारत का अगर कहा जाए, शासकों का वर्णन 3 शासन था यहाँ पे, और ये कहाँ से प्राप्त होगा? संगम साहित्य से, है ना। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो इन वंशों में क्या हुआ, शासन काल में संगमकालीन अर्थव्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ किया गया। संगम काल आपको पता होगा, जैसे संगम काल कहा जाए क्या, कौन कौन सा शासक था आपको पता होगा, हरिहर बुका ये सब, है ना। विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना भी किया गया। तो भंगदरा नदी किनारे ये अवस्थित है विजयनगर साम्राज्य, कर्नाटक हम्पी क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि संगम काल में क्या हुआ, यहाँ पे उत्पादित कपड़ों में कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और कौन सा व्यापार था? तो रोमन व्यापारियों द्वारा, है ना। रोम के सभ्यता या रोम के लोग, है ना, यहाँ पे आके व्यापार करते थे दक्षिण भारत में, आपको पता होगा। ये संगम काल का एक प्रमुख शहर था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों यहाँ पे, उरयूर, है ना, ये रोमन व्यापारियों का एक क्या है, बहुत जो है एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और यहाँ पे संगम काल के कपड़ों का देश ले जाते थे यहाँ पे, है ना। यानी यहाँ से क्या है, रोमन साम्राज्य जो है आते थे और व्यापार करते थे। व्यापार का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस सेंटर कहा जाए तो यहीं पे था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो आपके बीच क्या है, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है भागवत संप्रदाय, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक रहा है? बताइए। भागवत संप्रदाय एक प्रकार का पता होगा कि ये हमारे देश में अगर कहा जाए तो किससे यहाँ रिलेटेड है? पार्सियन है, हिंदू यूनान लोग है, या कुषाण है, गुप्त है। आपको पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डाले थे वीडियो में, तो आपको कुषाण की अगर बात कहा जाए, कुषाण का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिसेस, है ना, कुजुल कटफिसेस था, कटफिसेस था, है ना। तो इसका संस्थापक है। और इस वंश का अगर महान शासक कहा जाए, इस वंश का महान शासक आपको बताए हम कनिष्क, ठीक है। कौन था? कनिष्क, याद रहेगा दोस्तों, कनिष्क है। और कनिष्क के शासनकाल में अगर कहा जाए,
कनिष्क का राज्याभिषेक यहाँ पे पूछा जाता है सवाल कि कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ, तो आपको पता होगा 78 ईस्वी, याद रहेगा। 78 ईस्वी में क्या हुआ, इनका राज्याभिषेक हुआ है। और हमारा जो आपको पता है कि यही इसी समय में ये एक संवत जारी किया था, शक संवत। कौन संवत? शक संवत, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और 78 ईस्वी में ये जारी किया था। कब जारी किया है ना? 78 ईस्वी में शक संवत। और हमारा जो हिंदू राष्ट्र जो है कैलेंडर है हमारा भारत का, तो यही संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित, जिसमें कि पहला महीना आपको पता होगा हिंदी का चैत होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। तो यही संवत पर आधारित है। और इसी के शासनकाल में आपको पता होगा बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध के जब मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में, कितना? 483 ईसा पूर्व में, तो बौद्ध संगति का आयोजन होने लगा। बौद्ध धर्म में बहुत सारे समस्या आ गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हो रहा है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ फटाफट बताएंगे। तो कुंडलवन कश्मीर, कहाँ हुआ? कुंडल, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ। यहाँ पे कुंडलवन क्या हुआ? कश्मीर में हुआ। ईसाबदी के मतलब ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। और इसी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? कनिष्क के ही शासनकाल में क्या हो रहा है ना, बौद्ध धर्म का विभाजन, ये बौद्ध धर्म यहाँ पे जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हो रहा है। और यहीं पे क्या है, बौद्ध धर्म का विभाजन हो रहा है और 2 भागों में यहाँ पे बट गया। कितना भाग में दोस्तों? 2 भाग में। कौन कौन सा भाग था? तो हीन यान। कौन कौन सा था? हीन, है ना, हीन यान और महायान, महायान शाखा। ये जो है इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर बौद्ध संगति का आयोजन कहा जाए कहाँ कहाँ हुआ, जिसका हम ट्रिक बताए थे, आर, है ना, VP के। पहला अगर बौद्ध संगति का आयोजन कहा जाए तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? 483, है ना, ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। आर से क्या हुआ? राजगिरी। दूसरा अगर कहा जाए बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, तो वैशाली में। ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, अभी 11 तारीख में जो हुआ है, 7 तारीख में, दोनों जगह था सवाल, ठीक है। तो दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ? लगभग अगर कहा जाए तो 255-56 ईसा पूर्व में हुआ है। यहाँ पे 100 साल बाद, सॉरी 300, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ हो रहा है? तो वैशाली में। और तीसरा अगर कहा जाए तो पाटलिपुत्र। तीसरा कहाँ हो रहा है? पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र में यहाँ पे, ठीक है। और चौथा अगर बौद्ध संगति का आयोजन पूछेगा कहाँ हुआ, तो कुंडलवन कश्मीर। ये कैसे क्या होगा? कश्मीर। तो ये ट्रिक अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर दिख रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे गुप्त वंश हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हम नहीं बताया, यहाँ गुप्त वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त वंश हो जाएगा, ठीक है, गुप्त वंश। और गुप्त वंश का अगर संस्थापक कहा जाए तो आपको पता होगा, वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। ये जो है क्या है, गुप्त वंश के स्थापना किया था, वास्तविक रियल फाउंडर है ये, ठीक है। अगर इसके बारे में अगर कहा जाए तो गुप्त वंश में अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, भागवत संप्रदाय के यहाँ पे क्या है, विकास में गुप्त काल का बहुत बड़ा योगदान रहा। भागवत संप्रदाय गुप्त काल का प्रायः जो ब्राह्मण धर्म के थे पुनरुत्थान का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इस काल में क्या हुआ, भागवत और वैष्णव संप्रदाय, है ना, लोकप्रिय चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय और भागवत 2 कंडीशन हुआ, धर्म का उदय हुआ, जिसमें कि बहुत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। और यहाँ पे कहा जाए तो गुप्त राजाओं के परम भागवत की उपाधि धारण किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गुप्त जो राजा था यही चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना, कहा जाए परम भागवत की उपाधि धारण किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ, ठीक है। अगला देखा जाए गरुड़। इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे आप लोग। चलिए क्या होगा, चलिए अभी जस्ट थोड़ा सा बिजली प्रॉब्लम आ गई, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्त वंश, ठीक है। तो परम भागवत को उपाधि अगर कहा जाए तो देखिए गुप्त वंश के शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया, गुप्त वंश की स्थापना किया, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय और यहाँ पे भागवत संप्रदाय इसके शासनकाल में बहुत इंपॉर्टेंस हो गया। और यहाँ पे कहा जाए वैष्णव उपासक हो गए, है ना, और गुप्त शासक पूर्ण रूप से भागवत, मैंने इसीलिए भागवत मैंने की उपाधि धारण, परम भागवत की उपाधि धारण किया। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग देंगे, क्या है आप लोग कमेंट जरूर करें, इसका आंसर क्या होगा।
पहला यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही एकदम लाजवाब सवाल है। और ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है ना पूछा गया। तो यहाँ पे किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है ना कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है, ठीक है, पश्चिम भारत तक फैला था। यहाँ पे अगर कहा जाए ये पश्चिम भारत है, अगर यहाँ पे कहा जाए, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ पे पश्चिम भारत। यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। कौन सा अभिलेख से पता होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त का है ना, चंद्रगुप्त का प्रभाव। तो यहाँ पे देखिए पहला है कलिंग अभिलेख, दूसरा है अशोक का गिरनार अभिलेख, तीसरा है रुद्र है ना, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, या अशोक का सोपरा अभिलेख। तो बताएंगे इसका आंसर फटाफट क्या होगा, बताएंगे क्या होगा। तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रुद्र दामन, ठीक है, जूनागढ़ का अभिलेख है, ठीक है। यहाँ पे अगर कहा जाए कलिंग, अशोक के बारे में अगर कहा जाए दोस्तों, यहाँ पता होगा कि अशोक जो है मतलब कौन सा वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित। अशोक जो है कौन सा शासक है, मौर्य वंश से ये संबंधित शासक है। और इन्होंने पता होगा कि कलिंग पर जो है युद्ध किया इन्होंने, पता होगा कब किया, तो 269 ईस्वी में क्या हुआ, ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। और 261 ईसा पूर्व में, कब, 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ, कलिंग पर विजय किया इन्होंने। कलिंग जो है कहाँ है, उड़ीसा में। यहाँ पे क्या है, लाखों लोगों की हत्या किया, लाखों लोगों का जो है खून की धारा यहाँ पे बहाया। और अंत में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे अंत में ये यहीं पे है, अशोक जो है शस्त्र त्याग कर दिया, ठीक है, ये शस्त्र त्याग कर दिया कि अभी के बाद हम कभी भी शस्त्र को नहीं उठाएंगे, नहीं किसी की हत्या करेंगे, ठीक है। और ये जो है इसका जो है यहीं पे जो है इसका वर्णन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख है। तो अशोक के बारे में फिलहाल हम अच्छा से विश्लेषण करेंगे, जिसमें कि 13 शिलालेख था, उनका पता होगा। प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है ना, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा कहा गया, ठीक है, मतलब पशु बलि जो है नहीं करना। सोचिए इतना हथियारा था, लेकिन बाद में जब बौद्ध धर्म को इन्होंने धारण किया, इनका गुरु के नाम क्या था, उपगुप्त। उपगुप्त नामक जो है कौन है दोस्तों, उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त के द्वारा ये शिक्षा ग्रहण किए बौद्ध धर्म का, ठीक है ना। और जो है ये गया आते हैं, फिर लुम्बिनी यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है ना, 12वें वर्ष में और 10वें वर्ष में क्या हुआ, ठीक है, ये जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो है क्या किया, 300 कितना था जी, रुद्र दामन, ठीक है, रुद्र दामन जूनागढ़ अभिलेख के बारे में यहाँ पे चर्चा मिलेगा। पशु बलि की निंदा कहा प्रथम अभिलेख में। और अगर कहा जाए कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में कहा गया, तो यहाँ पे 13वें अभिलेख मिलेगा। कौन सा, 13वें, ठीक है, 13वें अभिलेख में जो है कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रुद्र दामन जूनागढ़ अभिलेख। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंटेंट थोड़ा सा बनाए हैं। ये रुद्र जो दामन है ना, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से सिद्ध ही होता है, क्या सिद्ध होता है, चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है ना, चंद्रगुप्त जो प्रथम है, इसका प्रभाव अगर कहा जाए पश्चिम भारत में भी फैला हुआ था, है ना। इसमें क्या है, गुजरात गिरनार में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील भी बनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है आपके बीच, क्या कहा गया, देखिए कहा गया है ना, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के बारे में अभी बहुत अच्छा से व्याख्या किए, मौर्य वंश से संबंधित शासक है, इन्होंने बौद्ध धर्म को धारण किए, है ना। उपगुप्त जो है उन्हीं से शिक्षा ग्रहण किए। पता होगा कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में कर रहे हैं, 269 में क्या हो रहा है, इनका अभिषेक हो रहा है ना, मैंने राज्याभिषेक, ठीक है। यहाँ पे कहा जाए कि स्वयं को क्या कहा जाए, बताइए, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन सा अभिलेख से प्राप्त होगा, कौन सा, मतलब किससे, कौन सा स्तंभ लेख से, ठीक है। तो मास्की का लघु स्तंभ, रोमन देवी स्तंभ, कीन स्तंभ, भाबरू स्तंभ। तो फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो मास्की का लघु स्तंभ क्या है, मास्की का लघु स्तंभ में ये क्या कहा, स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मैंने मगध का शासक बताया, ठीक है। अशोक के बारे में अगर जानते हैं तो यहाँ पे देखिए इनके बारे में एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, ठीक है। मास्की के लघु स्तंभ लेख में क्या कहा, अशोक ने स्वयं को सम्राट माना बताया गया। मास्की कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक के रायचूर जिला में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि मास्की कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक के रायचूर, है ना, रायचूर जिला है, यहीं पे अवस्थित है। मास्की का लघु शिलालेख एकमात्र शिलालेख है जिसमें क्या हुआ, सम्राट अशोक ने स्वयं को देवाना प्रिय कहा गया।
देवानाम प्रिय, साथ साथ मगध सम्राट के अंकित करवाया था। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अशोक के ही पुत्र है, कौन है, पुत्री बताएंगे। अशोक के पुत्र और पुत्री है ना, महेंद्र और क्या नाम था बताइए। ठीक है, संघमित्रा। हाँ, संघमित्रा के क्या है, श्रीलंका में, कहाँ है दोस्तों, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में क्या हुआ, बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए यहाँ पे भेजा जाता है। ठीक है, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। ठीक है, इसके बारे में चलिए और जानेंगे आगे क्लास में। और अगला जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल आपके बीच है, देखिए क्या लिखा गया है। कहता है उस स्रोत का नाम बताएं, है ना, जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग, है ना, मार्गों पर मौन है। मतलब प्राचीन भारत के, ठीक है, प्राचीन भारत के व्यापारिक केंद्र कहाँ था, उस स्रोत का नाम। देखिए, संगम साहित्य, मिलिंद पन्नो, जातक कहानियाँ, ये सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए फटाफट। तो आपको पता होगा कि अगर व्यापारिक केंद्र का व्यापारिक मार्ग अगर कहा जाए तो मिलिंद पन्नो में मिलेगा। किसका वर्णन मिलेगा, मिलिंद पन्नो में इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्णन मिलेगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में अगर विस्तार से हम जानेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, इनके बारे में व्याख्या अगर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, इससे बार बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कहा गया मिलिंद पन्नो, है ना, स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर ये मौन है, जबकि संगम साहित्य, है ना, संगम साहित्य दक्षिण भारत से रिलेटेड है ये भी, और जातक कहानियों में, है ना, प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में बताया गया। ध्यान देंगे, व्यापारिक मार्गों के बारे में अगर पूछेगा क्वेश्चन कि कहाँ बताया गया, संगम साहित्य और जातक के कहानी से मिलेगा। लेकिन ये जो है मिलिंद पन्नो क्या है, मौन है। ये दोनों आंसर सही है, यही बिल्कुल जो है गड़बड़ है ना, ये मौन है, शांत है। बौद्ध भिक्षु नागसेन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ। बौद्ध भिक्षु नागसेन है, पाली भाषा में क्या कर रहा है दोस्तों, मिलिंद पन्नो में एक बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कि एक बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा में, मिलिंद पन्नो उसका नाम है। ठीक है, और इसमें जो है उत्तर प्रश्न उत्तर का संवाद किया जा रहा है, जिसमें कि भिक्षु है नागसेन और हिंद यवन शासक मिनांडर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हिंद यवन शासक मिनांडर जो है मिलिंद के बीच क्या है, ये क्या हुआ, वार्तालाप की कहानी इसमें वर्णन किया गया मिलिंद में। ठीक है, तो ये सवाल जो है आपके लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंस है। और अगला क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए आपके बीच स्क्रीन पर रहा, क्या है बताएंगे। कहता है निम्न में से किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों से सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। बताइए कौन सा जो शासक है जो मंदिरों और ब्राह्मणों में सबसे क्या हुआ, ग्राम अनुदान में दिए थे। बोलिए इसका आंसर फटाफट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, गुप्त वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा, गुप्त। राष्ट्रकूट के आपको पता है दंती दुर्ग, ठीक है, इसका संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग है ना। पाल वंश के कौन है दोस्तों, पता है आपको, बताएंगे। पाल वंश के कौन का समय, गोपाल। कौन हो जाएगा, गोपाल। ठीक है, कमेंट्स करेंगे। चलिए इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए क्या कहा गया, ठीक है, यहाँ पे कहा गया गुप्त वंश के शासक है, मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिए हैं। इन ग्रामीणों को क्या कहा गया, है ना, अग्रहार कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अग्रहार किसे कहा गया, जो अनुदान में दिया गया भूमि। दान प्राप्त करता इन ग्रामों को गाँव और शासन करने तथा कर वसूलने की अनुमति प्राप्त, इसे कर वसूलने की भी अनुमति प्राप्त। गुप्त काल के दौरान क्या हुआ, ब्राह्मणों के, है ना, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा आम थी। ठीक है, ये दान मिलता था उस समय ब्राह्मणों का। यह भारत में महान सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्कर्ष का समय था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल में ये दान है। कंटेंट थोड़ा देखिए आपके बीच बनाए हैं, थोड़ा इसको जरूर आप पढ़ते जाएंगे तो आपका दिमाग में क्या हुआ, जरूर बैठ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल क्या है बताएंगे। अगला सवाल है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया। ठीक है, तजाउद्दीन यसलूत, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, तो पता होगा मोहम्मद गोरी के बारे में अगर कहा जाए तो विदेशी आक्रमण ये कर रहे, विदेश के हैं, और क्या हुआ, भारत में आते हैं, पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए दिल्ली पर कब्जा करते हैं। और यहीं पे क्या है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इन्हीं को प्रथम अख्ता प्रदान करते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ क्या करते हैं, इनके मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, ये गुलाम वंश का स्थापना करते हैं, क्योंकि ये गुलाम होता है। किसका गुलाम होता है, मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है ना। और 1206 से 1210 इसका शासनकाल था। 1206 से, है ना, 1210 शासन था। और पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ, घोड़े पर से गिर के कारण, है ना, कोई खेला खेल रहे थे और गिर के कारण क्या हुआ, इसकी मौत हो जाता है। और इन्होंने अगर कहा जाए कुतुब मीनार का जो नींव डाला था, यही
जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब नींव डाला था, ये जो दिल्ली में है, ठीक है। और इन्हीं का जो है ये एक गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश इसकी पुत्री से विवाह कर लेता है, वो गुलाम था, दास था। और इल्तुतमिश जो है कार्य को पूरा करवाते हैं, किसका, तो कुतुब मीनार का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान देंगे, विशेष के लिए हम थोड़ा सा आपके लिए कंटेंट्स बनाया गया, अब देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे देखेंगे, अगर कहा जाए इस तरह का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, भारत में है ना मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया। बिल्कुल सही बात है कि अख्ता प्रदान किया, मतलब इसी को सब दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गया, है ना। और इन्होंने क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना कर रहे हैं 1206 में। यह उसका दास था। भारतीय क्षेत्रों का क्या है, उसका प्रतिनिधि अख्ता वली, है ना, अहमद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में, ठीक है, लाहौर में गद्दी पर बैठा। यानी लाहौर राजधानी, पूछता जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था दोस्तों, तो लाहौर था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। राजधानी लाहौर था। ऐबक ने गोरी के उत्तराधिकारी था, गजनी के शासक, ठीक है, मोहम्मद से दास मुक्ति पत्र छत्र लेकर सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली और भारतीय तुर्क क्षेत्रों में आरूढ़ तथा गुलाम वंश की स्थापना किया। किसने दोस्तों, तो ऐबक ने, गोरी के उत्तराधिकारी था ना, गजनी के शासक, मोहम्मद गजनी का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। अगला सवाल अगर देखते हैं, और ये आपका देखते हैं कौन के नंबर का सवाल है। यहाँ पे देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ। बताइए किसके, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आपको पता होगा गयासुद्दीन बलबन, है ना, तुगलक वंश के संस्थापक। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात कहा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया, बताइए, बाजार नियंत्रण प्रणाली के मूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। घोड़ा पर, है ना, हुलिया लिखने का प्रथा, आपको पता, दागने की प्रथा प्रारंभ किया। इसी के शासनकाल में इसका एक बहुत बड़ा सेनानी था, आपको सेनापति था मलिक काफूर, आपको पता होगा, जिसे 1000 दिनार के नाम से जाना जाता है। 1000 दिनारी में क्या हुआ दोस्तों, ये खरीदे थे अलाउद्दीन खिलजी उसे मलिक काफूर को, है ना, ये गुजरात से, कहाँ से दोस्तों, गुजरात से। और यही मलिक काफूर को क्या है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो यहाँ पे जो आक्रमण के लिए भेजे थे, और यहीं पे जो है बहुत अच्छा से ये विजय प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। यहाँ पे है मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात कहा जाए तो ये सनकी और, है ना, और शांत बादशाह था, लेकिन बहुत विद्वान भी थे, है ना। इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर कहा जाए, बहुत सारा अभियान किया था, देवगिरी अभियान वगैरह बहुत, है ना। तो क्या किया, सब अभियान इसका फैल ही हो गया था, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से कभी जानेंगे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर कहा जाए तो नहर का जाल सबसे बड़ा फैलाने वाला जो शासक अगर कहा जाए, ये फिरोज शाह तुगलक था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ। ये आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के समय। आइए यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में हम जानते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या हुआ, खालसा भूमि, है ना, अधिक पैमाने पर विकसित हुआ। सल्तनत काल में खालसा भूमि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहती थी। मतलब समझ में आ रहा है, सल्तनत काल का समय है ये, और उस समय केंद्र इस पर कंट्रोल करता था, ठीक है, खालसा भूमि पर। उससे होने वाली आय केंद्र अधिकार को होता था, यानी आय जो होता था, आमदनी टैक्स वगैरह कर, सब केंद्र सरकार। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व के सुधारों के अंतर्गत मिल इनाम वक्फ के रूप में दी गई जमीनों को वापस लेकर उसे खालसा में बदल दिया गया था। किसमें बदल दिया दोस्तों, खालसा में। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप ध्यान देंगे, खिलजी वंश से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। खिलजी वंश के संस्थापक अगर कहा जाए, वो कमेंट्स करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे फटाफट। और आज का अंतिम सवाल हम देखते हैं क्या है। देखिए, सल्तनत क्या है, सल्तनत काल में सिक्के, टांका, ससगानी एवं जितल किन धातुओं के बने थे। चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा और सोना जस्ता तांबा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसके बारे में कहा जाए, सल्तनत काल के सिक्के जो होता था वो टाका, सगानी, जितल क्रमशः चांदी एवं तांबे के बने होते। किसका दोस्तों, चांदी और तांबा का, ठीक है। इल्तुतमिश प्रथम सल्तनत कालिक सुल्तान है इन्होंने, है ना, जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ध्यान देंगे, शुद्ध अरबी सिक्के इसने चलाया था, ठीक है। सल्तनत कालीन सुल्तान ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे, चांदी और टाका। ये एग्जाम में पूछा, चांदी का टाका और तांबे का जितल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सल्तनत कालीन सुल्तान ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे, कौन कौन, चांदी का टांका और तांबे का जितल। फिरोज शाह तुगलक ने अलदा एवं बिख, है ना, तथा ससगानी 6 जितल नामक चांदी सिक्के चलाए। कितना, 6 जितल नामक चांदी चलाए थे।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कैसा लगा ये बताएंगे, ठीक है। इस तरह का सवाल आपको किस तरह अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। जहाँ जहाँ मिस्टेक हुआ आप जरूर कमेंट से अपनी राय दें कैसा लगा आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। और आप लोग अच्छा से तैयारी करें। चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम अगला वीडियो में मिलेंगे, आपके बीच जरूर क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग लॉकडाउन करते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।